चाहता हूं मुकेश कुमार जी आपके पास। मुकेश जी, जरा आपसे समझूं कि क्या ये दो बातें तो है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा हो रही थी, क्या अब ये चर्चा अगर ना भी हो तो यह मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा, या और इस मुद्दे का क्या इंपैक्ट वर्तमान सरकार पर नहीं पड़ेगा? नहीं, कैसे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये हॉट बर्नर पर मुद्दा आ गया भाई। अब आप देखिए कि जो सरकार की कोशिश थी 15 फरवरी को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी उसको किसी तरीके माफ कीजिएगा, उसको किसी तरीके से ठंडे बिस्तर में डाल दिया जाए, राइट, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, आपको हमें बताना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सरकार, देखिए ये बड़ी साफ सी बात है कि एसबीआई ने जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी डेडलाइन से 2 दिन पहले, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे, उसके आदेश पे, सरकार के मंशा को पूरा करने के लिए दी। इसमें किसी को भी डाउट होगा मुझे नहीं लगता, चाहे वो सरकार का समर्थक हो या नहीं हो, लेकिन किसी को इस पर डाउट नहीं लग सकता। सबको मालूम है कि सरकार कैसे काम करती है और बगैर सरकार के इशारे के ये चीज हो ही नहीं सकती। दूसरी बात कि सरकार क्यों ये चाहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन नहीं हो, और कम से कम चुनाव तक तो बिल्कुल नहीं हो। वजह साफ है, सरकार को साफ दिख रहा है कि एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, एक ऐसा घोटाला है भाई। इलेक्ट्रल बॉन्ड व्हाइट में लिया गया वो पैसा है जिसका अमाउंट एक 16,000 करोड़ यानी 160 अरब रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है। व्हाइट का ट्रांजेक्शन है ये, हमें ये बात समझनी है, कोई काला धन नहीं है, एक तरीके से ये व्हाइट सफेद धन है। अब उस सफेद धन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि भाई इन्हीं आधार पे आपको इन बातों को डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आर्टिकल 14 की बात हो। उसके बाद अब सरकार की हवा क्यों खराब है, क्यों नहीं चाहती सरकार इस चीज? और गौर कीजिएगा यहां एक और इंस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आता है, उसके बाद चंडीगढ़ का डेवलपमेंट होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही इंस्ट्रक्शन है, फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया। तीसरा फैसला आता है ज्ञानवापी का। प्रधानमंत्री जी के पास ज्ञानवापी के फैसले की तारीफ करने के लिए और ये कहने के लिए शब्द हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की लाज रख ली। लाज रख ली बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड है ये। तो भैया उससे पहले भी तो न्याय की लाज रखी गई और संविधान की लाज रखी गई, तो कभी उसको भी आपने जरा सा एप्रिसिएट कर दिया होता। क्या ये दोनों फैसले इलेक्टोरल बॉन्ड के हों, चाहे चंडीगढ़ का म्यूरल इलेक्शन हो, ये क्या बगैर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के हुआ है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाज रखी थी, न्यायपालिका ने लाज रखी थी, न्याय की लाज रखी थी, तो भैया ये चीज तो उस ढंग से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। हम सब जानते हैं उसके पीछे क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है। सरकार कैसे ये कह देगी जो चीज उसके खिलाफ जाए कि नहीं बड़ी अच्छी हो रही है, संविधान की रक्षा हो रही है, और जो हमने गलत किया हमारी कलई खुल जाएगी, हम उसके लिए भी ताली बजाएंगे, ये कतई नहीं होने वाला ना लगे हाथ। दूसरी बात ये कि जैसा अभी दीपक जी ने कहा कि भाई आज उनको कंटेम्प्ट करना। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गार्डेड तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे आगे बढ़ी है। अगर आप गौर करें तो आज, यस बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर दीपक की कि भाई उनको आज कंटेम्प्ट का नोटिस आज ही लेना चाहिए था, क्योंकि कंटेम्प्ट तो हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की सजा नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट का मोटिव क्या है? देखिए इस बात को भी हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहती है पहले जानकारी दो, तुम्हारी कंटेम्प्ट की पिटीशन हमने खत्म तो नहीं कर दी, डिसमिस तो नहीं कर दी, क्वैश तो नहीं कर दी, पहले जानकारी दो, पहले जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करो। ये एक अच्छा तरीका, एक वाइज अप्रोच है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात इसी में जुड़ी हुई, जिसके अभी तक सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है, जब से ऑर्डर दिया था तब से और आज की भी कार्रवाई के बाद, ये है कि आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, यानी जो पैसा राजनीतिक दलों को अवैध है, तो अभी ये उसका ऑर्डर बचा हुआ है कि भाई साहब अवैध पैसा है तो जाएगा कहां? क्या आप अवैध पैसे को, कल तक आपने रिश्वत खाई, आज कह देगी कोई कोर्ट कि नहीं साहब आप रिश्वत नहीं खा सकते या इस तरीके से नहीं खा सकते, लेकिन आप रिश्वत का जो पैसा लेकर के अपने पास बैठे रहिए, उससे एंजॉय कीजिए। उस मायने में यह फैसला अभी अधूरा है, यानी इसका कोई और चीज अनफोल्ड होनी है। अभी जो फिलहाल चीज है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि सबसे पहले पब्लिक डोमेन में चीजें आए, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गोदी मीडिया टाइप के, वो लोग अपना दिमाग लगाएं, वो लोग चीजों को रिवील करें अगर करना चाहें तो, और ताकि देश की जनता को पता चले कि वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरह का घोटाला हुआ है और कैसे बीजेपी ने उसका वारा न्यारा किया है। 2/3
शेयर आपको बीजेपी को मिल रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है, और कितनी सख्त डेडलाइन है आप देखिए। जो इन्होंने बगले झांकने की कोशिश की थी, हमें इसकी मैचिंग करनी पड़ेगी, बोले कोई जरूरत नहीं मैचिंग करने की, मैचिंग होता रहेगा आगे, पहले डाटा तो दो। अब देखिए इसमें इंटर एरिया मीनिंग क्या है कि मैचिंग आगे होता रहेगा, पहले डाटा दो, डाटा को पब्लिक डोमेन में डालो। तुम आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट को किसी ने मना तो नहीं कर दिया ना कि वो आगे चल करके इस बात का डायरेक्शन नहीं दे सकती कि साहब इस डाटा को मैच करके बताओ किसने किसने दिया और किसने किसने पाया, कहां कहां से आया, कौन कौन से एनोनिमस नेम से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने वो ऑप्शंस अपने पास रखे हैं बचा करके। उसने ये जो सबसे पहली स्टेज है आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उसके बाद आपने कहा कि भाई साहब ये जानकारी सबके पब्लिक डोमेन में डालिए। जिम्मेदारी किसको दी? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का यह काम है, और आज के भी फैसले में यह बात कही गई है, क्लियर कट कहा गया है कि वो 2019 में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए थे, जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था, उसमें दोनों ही बातें हैं। यानी जिस समय वो ऑर्डर दिया गया था उससे पहले का जो डाटा है वो दीजिए, और उसके बाद का जो डाटा है उससे भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए, अप टू डेट करके रखिए। तो ये बात जब सामने आ गई तो अब सवाल यह है कि सरकार चाहेगी क्या? क्या सरकार की मंशा इस डाटा को डिस्क्लोज करने की है? नहीं है। अब यहां से मेरा एक सवाल पैदा होता है, मुझे इस बात का डर है। डर यह है, और इस प्रेमाइस पर डर है कि हमारे समाज में एक दस्तूर चला आता है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। मुझे अभी भी इस बात का गंभीर शक है कि क्या ये सरकार कल शाम तक सुप्रीम एसबीआई के जरिए डाटा फर्निश कर देगी, या अभी से लेकर के कल शाम तक कोई और नया पैतरा ढूंढने की कोशिश की जाएगी और फिर किसी वकील को खड़ा किया जाएगा कहीं। मुझे इस बात का डर है। और डर क्यों है? मैंने आपको रीजन बताया, उसके पीछे लॉजिक ये है कि यही लोग, इनको अच्छे से पता था कि हाँ भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हमें मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की एक्टिविटी हो सकती, कार्रवाई हो सकती है। तो ये इन्होंने फिर भी हिम्मत कैसे जुटाई? ये ताकत आई कहां से, आती कहां से? किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी राजनीतिक दल के पास, नेता के पास, हमारे आपके पास ताकत आती कहां से? ताकत आती है जब आपको ये लगता है कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जब आप सत्ता की तरफ से उन अधिकारियों को इस बात का प्रोटेक्शन देने की स्थिति में होते हैं कि तुमको जो मैं कह रहा हूं वो करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यानी आप देखिए कि जो आज की तारीख में एसबीआई के सीएमडी या चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एक्सटेंशन दिए गए हैं। इस बात का इंटरकनेक्शन है। ऐसा नहीं कि हवा में ही है, खाली साहब दे दिया आपने इंस्ट्रक्शन, आपके हाथ में था। नहीं, आपने क्यों दिया उनको एक्सटेंशन? इसलिए दिया क्योंकि जैसे आप कहें आपकी कठपुतली की तरह वो काम कर सके। और ये कठपुतली की तरह काम करने का जो तरीका है, ये तरीका हमारी डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स के बिल्कुल खिलाफ जाता है। आखिरकार हमारी आपकी आपत्ति क्या है? हमारी आपकी आपत्ति यही है ना कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, उसको कायम रहना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसी से और इफेक्टिवली फंक्शन करना चाहिए। हम पत्रकार लोग जो जुटते हैं, हमारा इम्फेसिस किस चीज पे? इसी पे है ना। ये चाहे सरकार ए करे या बी करे या सी करे, जो गलत करेगा उसको, और किस आधार पे गलत कर रहा है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जर्नलिस्टों की फंडामेंटल ड्यूटी। और अगर इस काम को आप सोच के देखिए कि बीजेपी सरकार, अब जैसे इस आपने बहुत सुंदर बात कही कि भाई अब शाम से कोशिश हो रही है हेडलाइन मैनेज करने की। क्यों भाई? हेडलाइन मैनेज करने की जरूरत आपको क्यों आई? क्या आप वाकई में आपको लग रहा है कि आपका साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है? आपके सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला, और वो भी बिल्कुल चुनाव के मुहाने पे। 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर आपको अभी इलेक्शन कमिश्नर की घोषणा करनी है, नए इलेक्शन कमिश्नर्स बनाने हैं, और किस ढंग से बनाने हैं उसकी बात हम लोग पहले भी करते रहे, सुनते समझते रहे कि भाई वो कॉलेजियम जो इलेक्शन कमीशन का चुनाव करेगा, उस कॉलेजियम के सामने जो ऑप्शंस आएंगे, जो प्रपोजल आएंगे, मान लीजिए 5 लोगों का नाम सरकार ने शॉर्टलिस्ट करके दिया, ये सरकार ही शॉर्टलिस्ट करेगी। और उसका इंटरकनेक्शन है। ये मत सोचिएगा कि विषयांतर हो रहा है कि मैं अभी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन पे जा रहा हूं। उसका इंटरकनेक्शन है इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से, कि ये लोग जो अभी तुरंत आएंगे, ये आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, उस मंशा को कैसे फुलफिल होने देंगे, होने भी देंगे कि नहीं होने देंगे। फर्ज कीजिए कि कल अगर किसी वजह से कोई ऐसी टांग अड़ा दी गई, कोई ऐसा नुक्ता निकाल लिया गया, वाजिब हो गैर वाजिब हो, समय तय करेगा, लेकिन हम किसी वजह से कल शाम को 5 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम दिया गया है कि साहब आप दिन के ढलने तक आप ये जानकारी फर्निश कीजिए इलेक्शन कमीशन के पास, और नहीं किया तो
फिर कंटेम्प्ट करोगे ना, फिर एक पिटीशन आदमी डालेगा, फिर 4 दिन बाद 6 दिन बाद की डेट लगेगी। तब तक क्या होगा, नया इलेक्शन कमीशन आएगा। वो नया इलेक्शन कमीशन किस ढंग से बिहेव करेगा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को डिस्टॉर्ट कर लेगा, इतना आसान नहीं है, लेकिन किस ढंग से और बिहेव करेगा। कहीं कोई आप ऐसा पेस तो नहीं खेल लोगे कि नहीं साहब इनसे हमने तुरंत पोल शेड्यूल का अनाउंसमेंट करा दिया और फिर कह दिया कि नहीं साहब अब तो फलाने ढंग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा, अभी हम ये जानकारी नहीं दे सकते, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी वगैरह वगैरह। होगी कि नहीं होगी, आगे चल करके क्या तय होगा अभी नहीं मालूम, लेकिन जब आपको थोथी दलील देकर के मामले को डेफर करना है वकालत में, ये बड़ी सामान्य चीज है। वकील को अगर ये इंस्ट्रक्शन दे दे उसका क्लाइंट कि किसी तरीके से मामले को डेफर करो, तो वही जुगत वो लगाता है कि कैसे हमें अगली डेट मिल जाएगी, अगली डेट मिल जाएगी, अगली डेट मिल जाएगी। तो ये एप्रीहेंशन आज की इन गतिविधियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ ऑर्डर के बाद ये एप्रीहेंशन बना हुआ है कि क्या सरकार ऐसा कौन सा पैतरा, और मुझे लगता है हम पैनल में बैठे लोग हैं, अगर कोई और व्यक्ति भी इस मामले में कयास भी लगाए तो बहुत अच्छा है, हम समझते हैं उससे वो चर्चा आगे बढ़ सकती है कि भैया क्या सरकार के पास ऐसे ऑप्शन है जिसके माध्यम से वो इस बात के लिए जी जान लगा देगी